हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सब पहले से कंप्लीट हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोहराव की प्रक्रिया में हैं। हम लोग कोशिका से संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जो है रिवाइज कर रहे हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ क्वेश्चन आंसर्स का हम रिवीजन आगे बढ़ाएंगे। बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम कुछ कोशिका से संबंधित, जिसमें पहला आपका कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 1, उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। या यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। उत्तर में लिखेंगे कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उन्होंने कोशिका को पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। आप सभी को पता है कि सर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने 1665 में सबसे पहले कॉर्क की एक बहुत पतली स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब देखा तो उन्हें उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटे कमरों वाली संरचना दिखाई पड़ी और उस छोटे छोटे कमरों वाली संरचना को उन्होंने स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल का नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। ये बात अलग है कि जो कॉर्क की स्लाइस में उन्होंने देखा था कोशिकाएं, वो मृत कोशिकाएं थी और बाद में जीवित कोशिका की खोज जो है वो सर ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी तालाब के पानी में। और मृत कोशिका या पहली बार कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में। कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं। उसका उत्तर है विसरण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो उत्तर में लिखेंगे एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब एंडोसाइटोसिस क्या है इसको भी जान लेंगे। उत्तर में लिखेंगे एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसको बच्चों अपनी कॉपी में नोट करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी अपने साथ हैं। क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं इन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे।
नोट करने से क्या होता है, आप साथ साथ नोट करते चलेंगे और अपनी माइंड में इसको दोहराते हुए चलेंगे, तो उससे आपको हमेशा के लिए ये क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। रिवाइज करते करते साथ में लिखते हुए भी चलेंगे। कई बार आप जब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो जितने ज्यादा आप सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स को अपने यूज करते हैं उतना ही ज्यादा आपको वो गहराई में याद होता जाता है। यदि आप कोई चीज देख भी रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं साथ साथ, तो वो आपको अच्छे से ज्यादा याद हो जाएगा। तो इसको सब कॉपी करेंगे, सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। परासरण क्या है? प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। परासरण क्या है? उत्तर में लिखेंगे कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्रश्न संख्या 8 कर रहे हैं आप बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है, सेल्यूलोज क्या है और सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? उत्तर में लिखेंगे सेल्यूलोज एक बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, यानी कि सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है? जो पौधों में पाया जाता है और पादप कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल जो होती है वो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जब हम सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट रिकॉल होना चाहिए कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए मनुष्यों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सेल्यूलोज नहीं पच पाता ठीक तरीके से, लेकिन जो हरा चारा खाने वाले मवेशी होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मनुष्यों के डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में, उनके पेट में रूमेन नाम का पार्ट पाया जाता है। रूमेंथी जानवर जिनको कहते हैं, उनके पेट में रूमेन नाम का पार्ट पाया जाता है और वो सेल्यूलोज के पाचन के लिए ठीक रहता है और इसीलिए सेल्यूलोज जो है मवेशी पचा पाते हैं क्योंकि वो हरा चारा बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो पादप कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज को पचा पाना केवल गाय, भैंस या हरा चारा खाने वाले जीवों के लिए ही आसान होता है। संख्या 9 देखेंगे, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस काफी कॉमन हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमेशा ही 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को। प्रश्न संख्या 10, डीएनए का पूरा नाम लिखो। तो डीएनए का पूरा फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। प्रश्न संख्या 11, एटीपी क्या है और एटीपी का पूरा नाम लिखें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 11 जिसके उत्तर में आप लिखेंगे एटीपी, यानी कि एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है।
आप सभी को पता है कि ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ADP का यदि नाम पूछा जाए तो ADP का नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यदि उसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और ATP क्या है? इसका लिखेंगे कि यह एक प्रकार का कोशिका की ऊर्जा का रूप है। कोशिकाओं में जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में ही हमें मिलती है। प्रश्न संख्या 12 लिखेंगे, कोशिका के किस अंगक में आनुवंशिक गुण होता है? कोशिका के किस अंगक में आनुवंशिक गुण होता है? उत्तर लिखेंगे क्रोमोसोम में। आप सबको पता है कि कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ होता है, और वो आनुवंशिक पदार्थ क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में होता है। उलझे हुए धागों सी संरचना होती है, और कोशिका विभाजन के समय पे जब मेटाफेज की स्थिति आती है उस टाइम पे वो क्रोमोसोम के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और जो आनुवंशिक गुण होता है वो क्रोमोसोम के अंदर ही होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसको आप सभी नोट करते जाएंगे कॉपी में अपने। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सब पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 लिखेंगे, ऐसे 2 अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। आपने कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है। कोशिकांगों में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको पता है। उसमें उन कोशिकांगों में कुछ बहुत स्पेशल कोशिकांग हैं, कुछ विशेष कोशिकांग होते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। उसमें से 2 कोशिकांग हैं जो बहुत विशेष होते हैं, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रैकेट में लिखेंगे जंतुओं में, और प्लास्टिड्स लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे पादपों में। आप सभी को पता है बाहर से देखने में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दोनों के दोनों थैली के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। या आपका जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और प्लास्टिड्स जो है वो लवक होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका हरित लवक, ये पादपों में पाया जाता है और पत्तियों को या अन्य अंगों को रंग देने का काम करता है। और इनका अपना खुद का आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जैसे प्लास्टिड्स में आपका सर्कुलर DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का DNA पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ये कह सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीट करके पूछा जाता है। ये ज्यादातर एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 15 है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है? तो उत्तर में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको आप अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। अगर हम 4 अंकों के प्रश्नों में पूछा जाता है तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उसमें आप 4-4 पॉइंट लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में प्रायः छोटी होती हैं, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये मुख्य अंतर है। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है और अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं।
और यूकैरियोटिक कोशिका में आकार इनका प्रायः बड़ा होता है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है और अधिकांश द्रव्य अंगक इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो पादप कोशिका में लिखेंगे, इसमें कोशिका भित्ति होती है और इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में और हम लिख सकते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है और ये प्रायः बड़े आकार की होती हैं। जंतु कोशिका में लिखेंगे, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है और ये प्रायः छोटे आकार की होती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, कुछ कारण बताओ। लिख सकते हैं हम, जैसे प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, कोशिका से प्रत्येक जीव बने हैं और प्रत्येक जीवित कोशिका की मूलभूत संरचना और कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। जब भी आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन का आंसर जब आप कर रहे हैं, तो चूंकि ये रिवीजन है, साथ साथ में इसको यदि आप नोट करते चलेंगे तो ये आपका बिल्कुल आपके क्वेश्चन के आंसर याद करने जैसा होता है। आप साथ साथ लिखते जाते हैं और सुनते भी जाते हैं, तो आपको वो चीज एकदम याद हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इसको कॉपी में लिखते चलेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, केवल आपको कॉपी में उतारना है। इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग लगातार विशिष्ट कार्य करते रहते हैं, जिससे सजीव का जीवन चलता रहता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि कोशिका के बिना किसी भी सजीव की संरचना भी नहीं हो सकती और किसी भी सजीव के अंदर जो पाए जाने वाले क्रियाएं हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको पूरा करने के लिए फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल ही होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, या कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं और क्यों? हम प्रश्न संख्या 4 के बारे में बात कर रहे हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं और क्यों? या ऑप्शन यही क्वेश्चन आंसर सेम होगा, क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं और क्यों? या पूछा जा सकता है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं जहां पे एटीपी का निर्माण होता है, या किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है ना? या आंसर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, 2-3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं मैंने आपको बताया। उत्तर में क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होती है। मतलब कि जैसे खाना बनाते हैं तो खाना उनका एटीपी के रूप में बनता है और उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेती है कोशिका, अपने पास उसको क्या कर लेती है, सेव कर लेती है, यानी कि इकट्ठा रख लिया जाता है और जरूरत पड़ते समय, जब जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो जीव के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 4 की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कई बार कारण बताओ की तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जा सकता है कि कोशिकांग को बिजली घर क्यों कहते हैं, किस कोशिकांग को आप ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं,
कौन सी कोशिकांग आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य जो है वो राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अपना कुछ प्रोटीन खुद ही वो बनाते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने किसी काम के लिए किसी दूसरे कोशिकांग पे निर्भर नहीं होता है, वो अपना खुद का सारा काम खुद से कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा आपका। विसरण प्रक्रिया क्या है? प्रश्न संख्या 5 की यदि हम बात करें, कोशिकाओं में यह कैसे संपन्न होता है? उत्तर में लिखेंगे, विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों का परिवहन होता है। इसे क्या कहते हैं? विसरण प्रक्रिया कहते हैं। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जिनका निष्कासन आवश्यक होता है। आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर के लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल का काम है, उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, वो हमारे शरीर के लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उसको हमारे शरीर से निकालना जरूरी है। तो धीरे धीरे एकत्र होने से कोशिका के अंदर जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता अंदर की अपेक्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कोशिका के अंदर दाब बढ़ जाता है, जिससे CO2 कोशिका से बाहर की ओर निकलने लगती है, और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण के द्वारा अंदर चली जाती है। ये आप विसरण और परासरण की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो उसको आप इसी तरह से शब्दों में बांध करके लिखेंगे। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे आप। बच्चों, आज की क्लास में जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने किए। आशा करती हूँ कि जब भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही थी तो आपने उसको अपनी कॉपी में नोट किया होगा, साथ साथ लिखा होगा और अच्छी तरह से आपको लर्न भी हो गया होगा। जो भी क्लास में आप करते हैं उसको केवल क्लास की तरह नहीं अटेंड करेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आप उसको साथ साथ याद करते चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। बीच में कोई भी समस्या होने पर चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।